जैसी। मान लो कोई बिंदु आवेश है Q, यहाँ ये Q आवेश से आवेशित कोई बिंदु आवेश है Q, प्लस Q आवेश से आवेशित कोई बिंदु आवेश Q है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु है P है। r दूरी पर ये O पर एक प्लस Q आवेश Q स्थित है। O पर एक प्लस Q आवेश बिंदु आवेश जो है प्लस Q है। इससे परावर्तन K में r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की जो है गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है, तो इसका मान कितना होगा उसकी अपन गणना करते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण पास में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की गणना करते हैं कि यहाँ पर E वेक्टर का मान कितना आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो कितना आएगा उसकी गणना करते हैं। तो अपन ने मान लिया अपन ने माना कि O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। अपन ने माना कि O पर जो है एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। परावर्तक माध्यम K में बाह्य निर्वात के स्थान पर अपन कोई परावर्तक माध्यम ले लेते हैं। बाह्य निर्वात के स्थान पर परावर्तक माध्यम जो है वो अपन ने K ले लिया। तो परावर्तक माध्यम K में O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की गणना करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की जो है गणना करनी हो से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की गणना करनी। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक अल्प परिमाण का परीक्षण धनावेश Q0 रख दिया। इस पर जो है अपन ने इस बिंदु P पर एक अल्प परिमाण का परीक्षण धनावेश Q0 रख दिया। इस बिंदु पर परीक्षण धनावेश Q0 रख दिया, अल्प परिमाण का परीक्षण धनावेश Q0 रखा। इसके लिए P पर परीक्षण धनावेश Q0 रखा। तो ये यहाँ पर O पर तो प्लस Q आवेश है और P पर जो है Q0 आवेश रख दिए, स्मॉल Q0 आवेश रखा और O पर प्लस Q आवेश बिंदु आवेश है। तो इसके कारण इस पर लगने वाला कूलाम आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल कितना होगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम के नियमानुसार O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण OP बराबर R मीटर दूरी पर स्थित OP बराबर R मीटर दूरी पर स्थित परीक्षण धनावेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल F जो होगा
वो क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक 1/4πε0 के तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पर परावर्तन माध्यम भी दिया है, यहाँ पर माध्यम रखा गया है जिसका परावर्तन क्या है के। तो विद्युत बल का जो मान होता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, तो दोनों आवेशों का परिमाण ले लेंगे, तो ये भी प्लस क्यू है और ये भी क्या है बोलो Q0। तो ये दोनों आवेशों का परिमाण का तो गुणा हो गया और बीच की दूरी का वर्ग, तो r का क्या हो जाएगा वर्ग, न्यूटन इतना बल लगेगा। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगा दिया, नियतांक लगा दिया 1/4πε0 के, जहाँ के क्या है माध्यम का परावर्तन या परावर्तन माध्यम, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और इसकी जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, इस परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही क्या होगी, इस जो है बल की दिशा होगी। तो ये भी क्या है बोलो धन है और ये भी क्या है धन है, तो धन में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन ये अल्प परिमाण का है और ये बड़ा है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ओपी दिशा में इसकी दिशा हो जाएगी, ओपी वेक्टर दिशा में ये जो बल लगेगा वो ओपी वेक्टर दिशा में आ जाएगा। इस विद्युत बल की जो दिशा होगी वो ओपी वेक्टर दिशा में हो जाएगी, बल F की जो दिशा होगी वो ओपी वेक्टर दिशा में हो जाएगी, इतना बल लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार इस बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अपन ने देखी थी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, यहाँ पर जो परीक्षण धन आवेश रखा है इस पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होती है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F वेक्टर तथा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F वेक्टर, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, यानी कि परीक्षण धन आवेश क्या आ जाएगा, Q0 का भाग लग जाएगा। ये परिभाषा के अनुसार जो है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कि E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर हो जाएगा F वेक्टर बटे Q0। ये इस बिंदु पर क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो आवेश, यहाँ बल का मात्रक तो क्या हो जाएगा न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन बटे कूलम, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलम। और दिशा क्या है बोलो ओपी में, ओपी वेक्टर दिशा में इसकी जो दिशा होगी वो O से P की ओर हो जाएगी, ओपी वेक्टर दिशा में इसकी जो है वो दिशा हो जाएगी ओपी वेक्टर दिशा में, इसकी जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी ओपी वेक्टर दिशा में, इस दिशा में हो जाएगी, इसकी जो दिशा होगी वो O से P की ओर हो जाएगी। चलो और आगे देखते हैं अपन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के लिए यहाँ पर बल का मान रखते हैं कूलम के नियमानुसार अपन ने जो बल की गणना करी थी वो बल का जो मान आया था 1/4πε0 के Q0 बटे r²। तो इस मान को अपन जो है इस समीकरण में रखते हैं, तो F वेक्टर का मान यहाँ से यहाँ लिखा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, E वेक्टर का जो मान आएगा वो क्या आएगा 1/4πε0 के क्या Q कैपिटल Q0 बटे r², और इस पूरे के बटे में ये Q0 आ जाएगा, इस Q0 से ये Q0 कट जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आएगा E वेक्टर का जो मान आएगा 1/4πε0 के 1/4πε0 के, तो ऐसे आ जाएगा 1/4πε0 के ये Q बटे r², Q बटे r², न्यूटन बटे कूलम, और दिशा क्या हो जाएगी आपकी ओपी वेक्टर दिशा में, ओपी वेक्टर दिशा में। इस बिंदु पर
ओ कोई बिंदु आवेश है, वो कोई बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो 1/4πε0 k q बटे r स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम के बराबर हो जाएगी, न्यूटन बटे कूलम के बराबर हो जाएगी। यहाँ से अगर अपन चेक करते हैं, यहाँ से अगर अपन चेक करते हैं, अगर बाह्य निर्वात के स्थान पर यह यहाँ पर परावर्तन माध्यम है, के परावर्तन माध्यम है, यदि वायु या निर्वात लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में के का जो मान होता है वो 1 होता है, हवा या निर्वात में के का मान 1 होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर का जो मान आएगा वो 1/4πε0 कैपिटल Q बटे r स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम हो जाएगा। ओपी वेक्टर दिशा में, ओपी दिशा में ही इसकी दिशा होगी, ओपी दिशा में इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की। अगर सीजीएस पद्धति में बात करें तो 1/4πε0 का मान 1 होता है। तो सीजीएस पद्धति में ये एमकेएस या एसआई में है, एमकेएस या एसआई में। अगर अपन सीजीएस पद्धति में बात करते हैं, सीजीएस में 1/4πε0 का मान 1 हो जाएगा, तो ई वेक्टर का मान क्या होगा, q बटे r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर न्यूटन की जगह क्या आएगा, डाइन, और कूलम का जो है सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का सीजीएस मात्रक सॉरी वो हो जाएगा स्थिर कूलम, डाइन बटे स्थिर कूलम हो जाएगा। ये अगर कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, ये मान लिया जाए कि वो बिंदु है, O पर प्लस Q आवेश रखा गया है, एक बिंदु आवेश, तो इससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सीजीएस पद्धति में q बटे r स्क्वायर होगी, जबकि एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में 1/4πε0 q बटे r स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम हो जाएगी। तो ये अपने सूत्र अपने को प्राप्त हुआ। अब दूसरा देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मान लिया जाए कि अपन ने विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देखी थी, जब दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, ये बराबर और विपरीत आवेश से मान लिया जाए, इसको ए नाम दिया, इसको अपन ने बी नाम दिया, तो ये ए बी क्या हो गया, बिंदु आवेश हो गए दो, एक तो इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, और इनके दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2a है। तो और अपन ने देखा था इन दोनों आवेशों से होकर जो रेखा गुजरती है इसको द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो ये द्विध्रुव अक्ष हो गई, ये वाली जो अक्ष है इसको कहेंगे द्विध्रुव अक्ष। और द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु हो गया, मान लो इसको O नाम दे दिया अपन ने द्विध्रुव का, तो इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी क्या होगी, बराबर, ये टोटल 2a है, तो ये भी क्या हो जाएगी a, और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी भी क्या हो जाएगी a। तो ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो गया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत स्थिति मतलब लंबवत, ये लंबवत स्थिति हो जाएगी, ये लंबवत स्थिति हो गई। तो ये लंबवत स्थिति पर अगर कोई बिंदु रहेगा तो इसे कहेंगे निरक्ष, ये अक्ष है, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरेगी उसको क्या कहेंगे, द्विध्रुव निरक्ष। ये आपके क्या हो गई, निरक्ष। तो अगर अपने को इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है तो अपने को दो स्थितियां मिलेगी, एक तो अक्ष में होगा तो उसको कहेंगे अक्षीय स्थिति,
और अगर लंबवत स्थिति में होगा तो उसे कहेंगे निरक्षीय स्थिति। तो दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे अपन द्विध्रुव के कारण, एक तो अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो अक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु है तो पूरे द्विध्रुव के प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेशों से परिणामी तीव्रता कितनी होगी उसकी गणना करेंगे। और एक ये लंबवत स्थिति, इसको निरक्षीय स्थिति भी कहेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में अगर कहीं भी कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करेंगे, कितनी होगी, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दोनों के कारण कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी उसकी गणना करेंगे। तो दो स्थितियों में होगी, एक तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता दो स्थितियों में हो जाएगी, एक तो हो जाएगी आपके अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति को ही अक्षीय स्थिति या इसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। अनुप्रस्थ स्थिति में, अक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक तो इसमें ज्ञात करेंगे अपन अक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसकी गणना करेंगे। एक तो अक्षीय स्थिति में या इसको अक्षी को ही अनुदैर्घ्य कहते हैं, अनुप्रस्थ नहीं, अनुप्रस्थ दूसरी वाले का नाम है, ये हो जाएगा आपके अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य स्थिति, अनुदैर्घ्य कहेंगे। और दूसरी है आपके निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति या इसे अनुप्रस्थ स्थिति कहेंगे, अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति या इसे लंबवत स्थिति भी कहेंगे। लंबवत स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो दो स्थितियों में होगी, एक तो अक्षीय स्थिति या इसे अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहेंगे, अनुदैर्घ्य यानी कि अक्ष के अनुदिश, अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और दूसरी क्या हो जाएगी निरक्षीय स्थिति या इसे अनुप्रस्थ स्थिति कहेंगे, लंबवत स्थिति को ही। ये लंबवत स्थिति भी है क्योंकि ये 90 के कोण पर रहेगी, इसलिए इसको लंबवत स्थिति भी कहेंगे। तो लंबवत स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इस द्विध्रुव के कारण जो है एक अक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और निरक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अपन उसकी गणना के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। तो पहले अपन जो है अक्षीय स्थिति में ले लेते हैं, इसमें द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए सूत्र की स्थापना करते हैं अपन। अक्षीय स्थिति में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो सर्वप्रथम जो है अपन जो है पहला प्रश्न क्या लिखते हैं कि द्विध्रुव के कारण या द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्घ्य द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं अपन। अगर अक्षीय स्थिति में मान लिया जाए कि ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, अपन मान लिया यहाँ कोई ये विद्युत द्विध्रुव है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है मान लिया जाता है, मान लिया अपन ने ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये इसके क्या है प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। ए पर तो प्लस क्यू आवेश रखा गया है और अपन ने मान लिया जाए कि बी पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है 2a है।
2a है। तो इसकी अक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु है, अक्षीय स्थिति क्या होगी, द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरेगी उसे क्या कहेंगे, द्विध्रुव की अक्ष। तो द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश इधर भी ले सकते हैं अपन, इधर भी ले सकते हैं, ये क्या होगी, अक्ष। तो द्विध्रुव के ये मध्य बिंदु है मान लिया जाएगा, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, ये द्विध्रुव का क्या है, मध्य बिंदु है वो, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु वो है। ओ से r दूरी पर अपन ने मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है अक्षीय स्थिति में P। इस बिंदु P पर अपन जो है आवेश की गणना करना, सॉरी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, तो द्विध्रुव माना कि विद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के बीच की दूरी, इसके प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के बीच की दूरी, जिसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई। बीच की दूरी अर्थात द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई AB बराबर 2a मीटर है, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है तथा द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, इसको कैसे लिखे, P कोई एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बराबर होता है। क्या होगा इसका मात्रक, कूलम इनटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इनटू 2a। ठीक है, ये ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तन क्या है, K है। द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है, ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका पराविद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु, ये यहाँ पर पराविद्युतांक माध्यम जो है K रखा गया है। इसके मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर ये बिंदु P है, जहां अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो है गणना करनी है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु जो है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर ये मध्य बिंदु है इसका, इससे r दूरी पर ये बिंदु P है, मान लिया जाए कि ये बिंदु P है, जहां पर अपने को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर यह बिंदु P है, जहां पर अपने को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से OP बराबर r मीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की गणना करनी है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर यह बिंदु P है। इस बिंदु पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की जो है गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी इस द्विध्रुव के कारण। तो देखो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो एक पहले क्या करें अपन, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाले, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकाले विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और फिर उनकी दिशा की गणना करेंगे। दिशा किधर है, अगर समान दिशा हो तो जुड़ जाएगी और विपरीत दिशा हो तो घट जाएगी।
और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए पहले क्या करेंगे, अपन प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फिर अपन दिशा चेक करेंगे। अगर दोनों के कारण दिशा समान है तो जुड़ जाएगी, और विपरीत है तो घट जाएगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए। तो अपन पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो लिख रहे हैं। लेकिन देखो ये प्लस क्यू आवेश एक बिंदु आवेश हो गया, ये प्लस क्यू आवेश ये एक बिंदु आवेश हो गया। अब ये द्विध्रुव न रहा, क्योंकि एक एक आवेश के कारण निकालेंगे तो ये बिंदु आवेश की भांति कार्य करेगा। तो बिंदु आवेश के लिए अभी हाल अपन सूत्र देख चुके हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपन ने अभी हाल सूत्र की गणना करी थी। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र आया था, अगर परावर्तक माध्यम के स्थित हो तो, अगर बाह्य निर्वात हो तो ये, और ये सीजीएस पद्धति में आया था। तो अपन इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर अगर कोई बिंदु है P है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 1/4πε0 k q/r² न्यूटन बटे कूलम है। तो एक एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन जो है इस फार्मूले का उपयोग करें, इस फार्मूले का जो है अपन उपयोग करें। तो इस ये यहाँ पर पहले यहाँ से देखो A से P की दूरी और B से P की दूरी भी लिख देते हैं। देखो AP का मान, AP का मान, एक तो A से P की दूरी यानी कि AP का मान। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे अपन, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहले ही अपन R लिख चुके हैं, और ये O क्या है, इसका मध्य बिंदु है, और द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2a है। जब इसकी पूरी लंबाई 2a है और ये मध्य बिंदु है, तो ये भी हो जाएगा A और ये भी A, क्योंकि A और A जुड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो मान है ये भी क्या होगा A, और ये यहाँ से यहाँ तक का मान भी A हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है R, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, और यहाँ से यहाँ तक A और ये है, तो पूरी जुड़ जाएगी। तो AP का मान क्या हो जाएगा आपके R प्लस A या A प्लस R मीटर हो जाएगा। अब एक और आता है आपके BP, एक और मान आएगा आपके BP। B से P की दूरी, ये तो देखो OP, सॉरी B से P की दूरी थी, ये होगी BP, और अपने को BP का मान लिखना है। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये R है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, लेकिन अपने को BP चाहिए। तो इस R में से ये A कम कर देते हैं अपन इधर का, तो ये R में से A कम कर देंगे तो BP आ जाएगा, यानी कि आपके आ जाएगा R माइनस A। BP का मान आ जाएगा आपके R माइनस A मीटर। चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो जिस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे वो आवेश यहाँ आएगा, और उस आवेश से उस बिंदु की दूरी का वर्ग बटे में आएगा। जब इस आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो r का वर्ग यहाँ जाएगा, और यहाँ पर अनुक्रमानुपातिक चिन्ह आता है 1/4πε0 k न्यूटन बटे कूलम। ये किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने का सूत्र है। अभी पहले अपन निकाल चुके हैं इसको, तो इसको डायरेक्टली अपन जो है मान रख देते हैं। जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं वो आवेश यहाँ आएगा, और उस आवेश से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं उस बिंदु की दूरी का वर्ग नीचे आता है। तो पहले अपन प्लस आवेश के कारण इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो ये प्लस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा, ये प्लस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा, और इसको मैंने नाम दे दिया E1 वेक्टर नाम दे दिया। और 1/4πε0 k जो रहेगा, अपन माध्यम का परावर्तनांक जो है पहले ही k मान चुके हैं, यहाँ पर परावर्तनांक k मान लिया तो k भी आ जाएगा। और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो ये आवेश यहाँ आ जाएगा, लेकिन आवेश का परिमाण आता है तो प्लस q या माइनस q नहीं लिखकर अपन प्लस q लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कूलम के
विद्युत विद्युत बल के सूत्र से लिखा था अपन ने, और उसमें क्या आता है, दोनों आवेशों का परिमाण के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं आएगा, तो ये आवेश यहाँ लिख दिया, और इस आवेश से इसकी दूरी का वर्ग यानी क्या आ जाएगा, एपी का वर्ग आ जाएगा, एपी का वर्ग, एपी का वर्ग। ये 1/4πε0 के तो ऐसे लिखा अपन ने, और क्यू भी ऐसे लिख दिया। अब एपी का मान अपन पहले ही निकाल चुके हैं, r प्लस ए, बस यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, यानी क्या होगा, r प्लस ए का वर्ग। अब दिशा देखो, ये प्लस आवेश है, और यहाँ पर क्या रख दो, या तो अल्प परिमाण का परीक्षण आवेश रख दो, या 1 कूलाम का धन आवेश रख दो। एकांक धन आवेश पर जो बल लगता है वो बल की दिशा में ही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने देखा ना सदिश राशि है, और इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो यहाँ पर 1 कूलाम का धन आवेश रखेंगे, और ये भी कौन सा है, धन आवेश, दोनों समान आवेश है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर। E1 का जो मान होगा, E1 की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, बोलो, A से P की दिशा में, AP दिशा में क्या हो जाएगी इसकी दिशा, AP वेक्टर दिशा में, AP वेक्टर दिशा में, ये इसकी दिशा हो गई। E1 वेक्टर की जो दिशा आएगी आगे। अब अपन माइनस के आवेश के कारण जो है P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो तीव्रता का मान कितना होता है उसकी अपन जो है गणना करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी उसकी अपन जो है गणना करते हैं। इसका मान जो है, इसके कारण जो है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी उसकी अपन गणना करते हैं। तो वो भी इसी सूत्र से करेंगे। इसके कारण अपन E2 मान लेते हैं, इसके कारण अपन ने E2 वेक्टर मान लिया। तो 1/4πε0 के तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो 1/4πε0 के तो ऐसे आ जाएगा, 1/4πε0 के तो ऐसे आ जाएगा। जो जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं वो आवेश ही आएगा, तो इस आवेश के कारण गणना कर रहे तो इस आवेश का मान ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस माइनस तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर परिमाण लिया जाता है, और यहाँ क्या आएगी, दूरी का वर्ग, इस आवेश से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसकी दूरी का वर्ग। तो इस आवेश से इस बिंदु पर निकाल रहे दूरी क्या होगी, बी से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, बीपी, बीपी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके बीपी का स्क्वायर। तो 1/4πε0 के तो ऐसे आ जाएगा, 1/4πε0 के तो ऐसे आ जाएगा, और ऊपर आएगा Q, नीचे क्या आएगा, बीपी। देखो बीपी का मान r माइनस ए है, और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा r माइनस ए का वर्ग। अब यहाँ पर ये सदिश राशि है तो अपन दिशा बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर 1 कूलाम का धन आवेश रखेंगे, तो दोनों विपरीत आवेश हो जाएगा। विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित। तो यहाँ पर E2 वेक्टर का जो मान होगा वो इधर, E2 वेक्टर की दिशा किधर हो जाएगी, P से B की ओर, यानी PB दिशा में इसकी दिशा हो जाएगी, PB दिशा, PB दिशा में इसकी दिशा हो जाएगी। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 1, और इसको नाम दिया अपन ने समीकरण 2, यानी कि प्लस क्यों आवेश के कारण जो दिशा आई वो इधर आई, और माइनस क्यों आवेश के कारण जो E2 वेक्टर की जो दिशा आई वो इधर आई। दोनों आवेशों के कारण जो दिशा आई इस बिंदु P पर वो विपरीत दिशा में आई। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण निकालेंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपने को घटाना पड़ेगा, जो भी बड़ी है उसमें से छोटी को घटाना पड़ेगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण ज्ञात करते हैं अपन। क्योंकि यहाँ पर देखो आप दोनों में से बड़ा जो रहेगा उसमें से छोटे को घटाना पड़ेगा, तभी परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण आएगा। तो अपन बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कि आपके आगे से भी निकाल सकते हैं, कि बड़ा होगा, धक्का लगाएगा देह का तो लगा पाएगा, जबकि आकर्षण करेगा हाथ से आकर्षण करेगा देह ज्यादा करेगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि E2 का जो मान है, E2 वेक्टर का मान जो रहेगा वो E1 से क्या होगा, बड़ा।
ठीक है, E2 वेक्टर का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी आप ये E2 वेक्टर जो है बड़ा होगा इससे E1 वेक्टर से। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता का जो मान आएगा ये E2 वेक्टर का जो मान होगा बड़ा होगा किससे, E1 वेक्टर से। यहाँ से इससे भी, यहाँ से इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कौन बड़ा होगा। देखो यहाँ पर E2 का मान, अगर E2 का मान देखें हम तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन टू K और Q इसमें भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन टू K और Q इसमें भी है। तो देखो यहाँ पर जब यहाँ पर आ रहा है आपके R माइनस से और यहाँ क्या आ रहा है R प्लस से, यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ पर हर चीज बड़ी प्लस रही है और यहाँ पर हर क्या है छोटी, R माइनस ज्यादा है। तो यहाँ हर छोटी है तो छोटे का भाग लगेगा तो उत्तर बड़ा आएगा, यानी कि E2 का मान बड़ा होगा। जबकि यहाँ पर प्लस हो रही है तो हर बड़ी है तो बड़े का भाग लगेगा तो उत्तर छोटा आएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि E2 का मान E1 से बड़ा होगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो अगर अपन परिमाण निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, यानी कि E2 वेक्टर का जो परिमाण आएगा उसमें से E1 वेक्टर का परिमाण जो है माइनस कर देंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण आ जाएगा। चलो E1 और E2 का मान समीकरण 1 और 2 से रख देते हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण आ जाएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण आ जाएगा। तो E2 का मान तो अपन निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R माइनस A का होल स्क्वायर। ये तो अपन ने किसका मान रखा, E1 E2 वेक्टर का परिमाण का मान रख दिया, माइनस ये माइनस, फिर देखो E1 वेक्टर का मान क्या है बोलो, ये है, इसका परिमाण का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे क्या आएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण है। यहाँ पर अपन जो है दिशा अगर देखें तो जो बड़ा है उसकी दिशा रहेगी, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या रहेगी, कौन सी दिशा में रहेगी, जो बड़ा है। और E2 की दिशा तो इधर है तो इसकी दिशा भी इधर ही रहेगी, यानी कि माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर रहेगी इसकी दिशा। इसकी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा रहेगी वो क्या रहेगी, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर रहेगी। तो अपन इसको आखिरी में लिख देंगे, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो रहेगी, या फिर यहाँ लिख देते हैं अपन परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रहेगी वो क्या रहेगी बोलो, माइनस Q या ऋण आवेश से धन आवेश की ओर रहेगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर रहेगी, धन आवेश की ओर होगी, क्योंकि बड़ा यहाँ पर E2 है तो जो E2 अगर E2 बड़ा है तो E2 की दिशा में रहेगी परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो आपकी क्या हो जाएगी माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, यानी कि P से A की ओर या P से O की ओर या P से B की ओर हो जाएगी इसकी दिशा। चलो यहाँ पर देखो E का परिमाण निकाल रहे हैं अपन, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इसमें भी है, तो इसको भी अपन ने कॉमन ले लिया, दोनों में था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इसमें भी था, इसमें भी था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इसमें भी था, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K है तो दोनों को अपन ने कॉमन ले लिया। और Q इसमें भी है, Q इसमें भी, दोनों में से Q भी अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/r माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/r प्लस A का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये दोनों में मान ये बचेगा, दोनों में जो है यहाँ पर ये मान आएगा। चलो अपन आगे देखते हैं, यहाँ पर ये दोनों में मान ये आया, E का जो परिणामी तीव्रता का जो मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K into Q 1/r स्क्वायर r माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का होल स्क्वायर, ये इतना विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आया, इतना विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आया जो बिंदु P पर। चलो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इसमें भी था
और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसमें भी था और q इसमें भी था, q इसमें भी था, दोनों में कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचा 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों को अपन हल करते हैं, एक तो r माइनस a का होल स्क्वायर हल करेंगे, एक हल करेंगे r प्लस a का होल स्क्वायर। इन दोनों को अपन एक तो a प्लस b के होल स्क्वायर के फार्मूले से करेंगे, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस आता है तो केवल यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये पहले माइनस वाला है तो इसको माइनस वाला, यहाँ पे इन दोनों को अपन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस आता है तो केवल यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये माइनस वाला है तो इसको माइनस वाले को हम जो है एक से करते हैं, एक ही जगह अपने r लिखना है, एक ही जगह एक जगह r b जगह a लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा r का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा 2, a की जगह r और b की जगह a प्लस b की जगह क्या आएगा बोलो स्मॉल a, तो स्मॉल का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस वाले के लिए प्लस लेना है, प्लस वाले के लिए प्लस लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी a की जगह r b की जगह तो ये आएगा, a की जगह r आएगा, r दिया वर्ग के ऊपर प्लस 2 ऐसे आएगा, a की जगह r आ जाएगा, b की जगह a प्लस b की जगह a देंगे वर्ग के ऊपर। ये प्लस वाले के लिए है, ये माइनस वाले के लिए है। चाहे तो अपन जो है दोनों सूत्र जो है अलग-अलग लिख देते हैं, दोनों सूत्र जो है अलग-अलग लिख देते हैं। यहाँ अपन जो है माइनस वाले के लिए लिख देते हैं और यहाँ नीचे जो है प्लस वाले के लिए लिख देते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये प्लस वाले को इस सूत्र से कर लिया हमने, माइनस वाले को इस सूत्र से कर लिया। तो देखो r प्लस a का होल स्क्वायर का मान ये आया और r माइनस a का होल स्क्वायर का मान आया r स्क्वायर माइनस 2ra प्लस a स्क्वायर और a प्लस b के होल स्क्वायर से स्क्वायर किया तो r धन a के होल स्क्वायर का मान आया r वर्ग धन 2ra धन a का वर्ग। तो यहाँ पहले लघुत्तम लेके इसको हल कर रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो इसे लिख दिया, ये क्यों भी ऐसे लिखा। लघुत्तम लेके तो दोनों का गुणा करके नीचे लिख देंगे, लघुत्तम लेंगे यहाँ नीचे लघुत्तम लेके हम करते हैं तो दोनों का गुणा करके नीचे लिखेंगे, यानी r माइनस a का वर्ग इनटू r प्लस a का वर्ग। इसका गुणा करोगे इसका गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा r प्लस a का वर्ग माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा r माइनस a का वर्ग आएगा। अब तो इसका मान तो ये रखना होगा, इसका मान क्या आया ये रख देते हैं तो e बराबर आ जाएगा आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और e q ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर इस r प्लस a का वर्ग का मान आया r वर्ग धन 2ra धन a का वर्ग, तो इसका मान देता हूँ r वर्ग धन 2ra धन a का वर्ग, ये लिख दिया इसका मान माइनस इसका मान देखो r माइनस a का वर्ग का मान क्या आया आपके क्या आया r का वर्ग माइनस 2ra धन a का वर्ग, ये इसका मान आ गया। और बड़े में देखो आप ये माइनस ये वाला है, इस पूरे का मान ये था, ये बंद कर दिया और r प्लस a का मान ये था, ये रखा क्योंकि हमने क्रॉस ना किया था, यहाँ आया था यहाँ आया, फिर r प्लस a का मान ये आया r माइनस a का मान ये आया, ये माइनस यहाँ पे वो दोनों का अलग-अलग वर्ग है, r माइनस a का भी वर्ग है और r प्लस a का भी वर्ग है, तो हमने एक साथ वर्ग कर देंगे r माइनस a और r प्लस a का दोनों का वर्ग था तो अपन ने क्या किया इनका एक साथ वर्ग कर दिया, होल वर्ग कर दिया। जैसे अपन इस प्रकार से अगर ये a वर्ग है और ये b वर्ग अलग-अलग वर्ग है तो इनका होल वर्ग भी करते हैं, एक साथ ऐसे ही बनने थे, इनका जो है दोनों का होल वर्ग कर दिया, अलग-अलग वर्ग था तो अपन एक साथ दोनों का वर्ग कर दिया। तो यहाँ तो आपको ये वाला फार्मूला लग जाएगा आपके a माइनस b a प्लस b ये वाला सरल संख्या लगेगी तो ये होती है a वर्ग माइनस b वर्ग, a वर्ग माइनस b वर्ग हो जाएगा, लेकिन पहले से ही इसका वर्ग है, पहले से ही इसका वर्ग है तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग, इसका भी क्या हो जाएगा आपके वर्ग हो जाएगा। पहले से देखो ये वाला वर्ग ये वाला है, मतलब कोष्ठक के अंदर वर्ग मतलब कोष्ठक के बाहर वर्ग ये है, मतलब कोष्ठक के बाहर वर्ग से ही लिखा है। देखो a माइनस b ये r माइनस a प्लस b r प्लस a, तो यानी a की जगह r ना की जगह a की जगह तो अपन r लिखते हैं माइनस r का वर्ग हो जाएगा, b की जगह लिखते हैं b का वर्ग होगा, ये आप मान आएगा यहाँ पर विपरीतता का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये q लिखा और यहाँ क्या आया आपके r का वर्ग प्लस 2ra प्लस b का वर्ग। ब्रैकेट आएंगे ग्रेड चिन्ह है तो ब्रैकेट आएंगे उल्टा बना लेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का r वर्ग तो माइनस का r हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2r ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा का वर्ग और बटे अपन लिखेंगे इस सूत्र से अगर हल करेंगे यहाँ r लिखेंगे तो r का वर्ग जाएगा माइनस यहाँ a लिखेंगे तो b जगह a लिखेंगे तो ये a का वर्ग हो जाएगा और इस पूरे का फिर वर्ग है तो ये वाला वर्ग लगेगा। यहाँ देखो ये r आपके स्क्वायर प्लस का है माइनस का और ये प्लस का इससे घट जाएगा, देखो ये प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इससे घट गया,
आपके यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/4πε0 के 1/4πε0 के और ये ऊपर क्या बचा 2r ए यहाँ पर 2r ए यहाँ पर दोनों के उड़ जाएंगे तो 4r ए हो जाएगा 4r ए हो जाएंगे और बड़े में आ जाएगा r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर ये विशेष तीव्रता है। यहाँ पर आगे इसको अगर अपन हल करते हैं तो ये बराबर देखो अपन 1/4πε0 के वैसे लिख दिया। यहाँ पर देखो दो है दो r जो है अलग से लिख रहा हूँ ये देखो ये आपकी q into 2a लिख दिया और 2r इधर लिख दिया 2r इधर लिख दिया आपने। देखो दो और गुना तो 4 हो जाए ये 4 ये r है ये इनको जमा लिख दिया क्यों क्योंकि हम ऊपर देख के कि q into 2a है ये क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण p के बराबर होता है तो इसी जगह हम क्या कर देंगे p इसे अपन इसको ऐसे जमा लिख दिया 2r को अलग लिख दिया फिर 4 है तो 2 का कितना जाए 4 तो 2 को तो एक साथ लिख दिया और एक 2 को r के साथ लिख दिया एक 2 को r के साथ का एक 2 को एक साथ लिख दिया हमने और बड़े में क्या रहा है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर तो इसी जगह ये 1/4πε0 के 1/4πε0 के ऐसे लिख दिया 2 into 2 की जगह क्या आ जाएगा p तो p into 2r बड़े में क्या आएगा r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अगर अपन आगे हल करते हैं अब इसको पुनः तो e बराबर आ जाएगा यहाँ पर देखो अगर ये क्या है द्विध्रुव से उस बिंदु की दूरी है ये बिंदु द्विध्रुव था ये इसके दोनों आवेश है ये प्लस q आवेश था ये माइनस q आवेश था और ये आ गया थी इसके मध्य बिंदु से इस बिंदु p की दूरी थी ये क्या थी आपके मध्य बिंदु से p की दूरी थी p की दूरी थी ये r दूरी पर था बिंदु p तो अगर ये r का मान क्या है वो ज्यादा है तो ये a का मान तो हम पहले लिख चुके हैं कि ये बिंदु की क्या है आधी लंबाई पूरी लंबाई कितनी है 2a और ये भी क्या थी p यहाँ वो लिया o से p दूरी पर o से r दूरी पर एक बिंदु p था जहाँ पर अपने उद्देश्य तीव्रता की गणना करनी थी तो देखो यहाँ पर ये मान का p हमने चित्र काफी छोटा बना दिया चौवन पड़ा इसी मान के चित्र ये हमने द्विध्रुव ले लिया अपन मान लिया है कि ये द्विध्रुव है ये इसका क्या है प्लस q आवेश है ये प्लस q आवेश था ये माइनस q आवेश था और ये इसका मध्य बिंदु O था मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P था जहां पर अपने विद्युत की इकाई गणना करी थी तो ये r का मान था और ये यहां से यहां तक भी आपके a था और ये यहां से यहां तक भी था ये था और ये a और a में a जुड़ेगा तो 2a हो जाएगी द्विध्रुव की प्रभाव a का मान तो ये द्विध्रुव की आधी लंबाई है a का मान क्या है द्विध्रुव की आधी लंबाई जबकि r का मान क्या है वो बिंदु की दूरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से वह बिंदु की दूरी यहां पर आपको परिणामी विक्षेप तीव्रता का परिमाण आता है। अपन क्या कह रहे हैं कि r का मान a की तुलना में क्या है वो ज्यादा होगा अगर ये बिंदु बहुत दूर है यदि यदि क्या यदि यदि r का मान जो है a की तुलना में बहुत ज्यादा है यदि r का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य मान ले क्योंकि बहुत कम होगा क्योंकि किसी का स्क्वायर छोटी राशि का स्क्वायर का मतलब भी क्या आता है कम जैसे ये 0.1 है आपके यहाँ पर ये 0.1 है बहुत कम है लेकिन इसका स्क्वायर करें तो 0.01 आएगा इससे भी कम मान आ रहा है तो अगर ये a का मान क्या बहुत छोटा है और r का मान बहुत बड़ा है तो इस r स्क्वायर का मान क्या रहेगा और ज्यादा बड़ा यानी कि a स्क्वायर का मान और छोटा रहेगा यानी कि r का मान बहुत बड़ा है किससे a से तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे इसको 0 करूंगा तो r वर्ग इस पूरा वर्ग बच जाएगा यहां पर विद्युत शक्ति तीव्रता का मान क्या आएगा 1/4πε0 के और ये वाला यहां पर क्यों नहीं लिखा है तो ये यहां पर हटा के चला p ये p है आपके p ये 2r p और ये 2r बड़े में क्या आएगा तो r स्क्वायर पूरे का भी स्क्वायर r स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा क्या आया p 1/4πε0 के p into 2r p into 2r r ये अपन नगण्य मान लेंगे तो r स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो r का जो है दोनों में चार भाग जाएगी 1/4πε0 के अपन ऐसे लिखेंगे और ये आपके 2 p into 2r p into क्या 2r तो बटे r की घात कितनी हो जाएगी 4 एक r से r काटेंगे r क्या बचेगा q तो e बराबर 1/4πε0 के और ये आ जाएगा 2p हो जाएगा और एक r से r कटे r क्या हो जाएगा q न्यूटन मीटर विद्युत शक्ति तीव्रता का मान लिया जाएगा। अगर
वायु निर्वात में लेते हैं तो के का मान पूरा आ जाएगा, वायु या निर्वात में के का मान कितना होगा आपके 1, इसका मान अगर 1 लेंगे तो विद्युत शक्ति तीव्रता कितना आएगी आपके E बराबर 1 की जगह लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E बटे R का क्यूब न्यूटन बटे कूलम, इतना मान आएगा। ये एमपीएससी एसआई में सीजीएस पद्धति में इसका मान पूरा 1 होता है, ठीक है। सीजीएस पद्धति में इसका मान पूरा कितना होता है, 1। सीजीएस में इसका मान 1 होगा, E बराबर आ जाएगा आपके 2p बटे r क्यूब, क्या आएगा 2p बटे r क्यूब। लेकिन इसका जो मात्रक आएगा न्यूटन की जगह अपन लिखेंगे डाइन, और ये क्या है आपकी कूलम है, यहाँ कूलम है, यहाँ आएगा स्थिर कूलम। तो ये इतनी विद्युत शक्ति की तीव्रता है, ये विद्युत शक्ति तीव्रता है। अक्षीय स्थिति में जो है, अक्षीय स्थिति में अक्षर कोई बिंदु P है तो इस बिंदु पर विद्युत शक्ति तीव्रता की फार्मूला है आपके। अपन जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत शक्ति तीव्रता की जो गणना है वो अगले वीडियो में करेंगे। आप इसे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर करें। धन्यवाद।